ख़वातीन और हज़रात, एक चीज़ जो हमने पाक भारत जंग के अंदर ही बहुत सुनी, अब भी हम ईरान अमेरिका इजराइल जंग में बहुत सुन रहे हैं, वो है हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा। अमेरिका भी यही कहता है और ईरान भी यही कहता है। हमें हमले से पहले इत्तला मिल चुकी थी। अमेरिका भी यही कहता है, ईरान भी यही कहता है। वैसे ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले से पहले हम जानते हैं पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल्स और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स के हवाले से इतनी सारी रिपोर्ट्स चल रही थी कि बच्चे बच्चे को बताता कि अमेरिका ये हमला करने वाला है। ईरान कहता है हमारा एटमी प्रोग्राम महफूज रहा। अमेरिका कहता है हमारी बेस भी मुकम्मल महफूज रही, कोई हमारा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने मीडिया के सामने तकरीर की और कहा कि हमने अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचाया, बड़ा नुकसान, और हमारा एटमी प्रोग्राम महफूज रहा। और फौरन जवाब देने अमेरिकी वजीर दिफा सामने आए और बताया कि हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा। और अंग्रेजी में कहते हैं, बड़ा मशहूर मुहावरा है, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर, यानी तारीख वो लिखता है जो जंग जीतता है। लेकिन मौजूदा हालात में तो दोनों ही पार्टियां कहती हैं कि वो जंग जीत गए। ऐसे में आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो किसकी बात पर यकीन करे, क्या सच है क्या अफसाना है। और एक बयानिया है जो इस वक्त आलमी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि अमरीकी मीडिया और सदर ट्रंप का जो बयानिया है उसके अंदर भी तजाद है। सदर ट्रंप के बयानिए को अमरीकी मीडिया बार बार मुस्तरद कर रहा है, वहीं अमरीकी सदर भी अपने मीडिया के खिलाफ बार बार जहर उगल रहे हैं। और वहीं हम ये भी जानते हैं कि ईरान का भी दावा सामने आया है कि हमारी तंसीबात को नुकसान जरूर पहुंचा है, मगर हमारा जौहरी प्रोग्राम अब भी मुकम्मल तौर पर महफूज है, जिसकी कंफर्मेशन तस्दीक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA और अमरीकी मीडिया भी कर चुका है। ईरान इजराइल जंग का सीज फायर तो हो गया है, मगर देखना यह है कि मौजूदा सीज फायर भी क्या गजा सीज फायर जैसा होगा, जहां अब भी फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। और हम जानते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने भी आज का अहम बयान दिया है। शहबाज शरीफ का कहना था, तारीख में पहली बार ईरान ने खुले दिल से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सफीर ने भी अपने एक बयान में ईरान की हिमायत पर कहा कि पूरा ईरान हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का मशकूर है। अब बात करें अगर चाइना में जारी शंघाई ताउन तंजीम की, यकीनन इस पूरे इशू पर भी हम डिस्कशन करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ कश्मीर और फलस्तीन के मामले पर वजीर दिफा ने भरपूर आवाज उठाई है। भारतीय वफ्द दौरान तकरीर सहमा हुआ, डरा हुआ नजर आया। मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक ने भी भारत को आड़े हाथों लिया और अजीत दोवल को दिन में तारे दिखा दिए। अजीत दोवल ने जब पहलगाम हमले का कसूरवार पाकिस्तान को ठहराया तो जवाब में आसिम मलिक ने कहा, भारत क्यों आलमी तहकीकात के मुतालबे से दस्तबरदार हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहा है। हमारे पास तो शवाहिद हैं कि किस तरह भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सी वॉर्स करा रहा है। अजीत दोवल इस मौके पर खामोश रहे और चाहकर भी कुछ ना कह पाए। तो एक तरह देखा जाए तो डिप्लोमेसी के मैदान में आज पाकिस्तान को फतह मिली है, ईरान की तारीफ के जरिए भी और ऑफकोर्स शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से भी। IMF की ख्वाहिश थी कि जून के महीने में ही बजट का फाइनेंस बिल मंजूर हो जाए और आज वो बिल मंजूर हो गया। बड़ी बहस हुई, बड़ी बातें हुई, लेकिन कमाल बात यह है कि ऑपोजिशन की जितनी भी तरामीम थी सारी मुस्तरद कर दी गई। फिर मकसद क्या होता है इस बहस का, लेकिन IMF की ख्वाहिश पूरी हुई कि ये सारा प्रोसेस बड़ा स्पीडी तरीके से किया गया है। इस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में मैं बात करना चाहूँगा, एक वीडियो आज मॉस्को एयरपोर्ट से आई जिसको देख के हर पाकिस्तानी का दिल धड़कना थोड़ा सा रुक गया, समझ नहीं आया कि दुनिया कहाँ जा रही है। और उस वीडियो को मैं आज डिस्कस करूँगा अपने मेहमानों से। उसमें देखा जा सकता है कि 31 साला बेलारूस का शहरी एक 1.5 साला बच्चे को मॉस्को एयरपोर्ट पर उसको उठा के ज़मीन पे पटख देता है और वो बच्चा इस वक्त मरने के बहुत करीब है, कोमा में है, उसके स्कल में, खोपड़ी में उसकी चोट आई है। हम कहाँ जा रहे हैं और क्या वजह है कि आज मुसलमान इजरायली बर्बरियत जो आज भी ग़ज़ा में जारी है, जहाँ खाना तकसीम किया जाता है और साथ साथ गोलियाँ तकसीम की जाती हैं, गोलियाँ मार दी जाती हैं उन भूखे लोगों को, कब मुसलमान जागेंगे, इसके ऊपर ही बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा अपने मेहमानों के साथ। आपको विदाउट एनी फर्दर डिले उनका तारुफ करवाता चलूँ। साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान में एक सियासतदान हैं, बहुत मोहतरम, मेरे बहुत अजीज़ हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त के लिए। ज़मीर हैदर साहब हमारे सीनियर हैं, हम सीखते आए हैं ज़मीर साहब से, जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर पर्सन भी है। ज़मीर हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नईम कुरैशी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके साथ।
अब्दुल्ला साहब, जब भी जंगें होती हैं वो कहते थे ना, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर, लेकिन आजकल तो कोई लूजर है ही नहीं। दोनों साइड से यही जवाब आता है कि हम जंग जीत गए, हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा, हमें पहले से पता चल गया था, हमने अपनी बेसिस ली, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, दुश्मन को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया। अब जंगी सूरत हाल में मीडिया के लिए रिपोर्टिंग भी थोड़ा सा चैलेंज बन जाती है, और ये वो सिचुएशन है अब्दुल्ला साहब जो हमने पाक इंडिया जंग में भी देखी और अब ईरान अमेरिका इजराइल जंग में भी देख रहे हैं कि अब दोनों पार्टीज कह रही हैं कि हमारा हमला कामयाब रहा, उनका हमला नाकाम रहा। आपकी नजर में वॉर रिपोर्टिंग कैसे हो सकती है, होती है, और फैक्ट्स तक कैसे पहुंचा जाए, किस तरह मालूम पड़े हकीकत क्या, अफसाना क्या? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आपका देखें, पहली बात यह है कि वो अब्दुल्ला साहब का इंटरनेट आई थिंक थोड़ा डिस्टर्ब है, से मना किया गया। आप आई कैन हियर यू ना अब्दुल्ला साहब, इफ यू कुड कंटिन्यू। नहीं है, चलें, आई थिंक कुछ इंटरनेट डिस्टर्ब कर रहा है। लेट मी टेक दिस क्वेश्चन टू नईम कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, आपकी नजर में एक आम आदमी हकीकत तक कैसे पहुंचे, वॉर में रिपोर्टिंग के डायनामिक्स क्या होते हैं? एंड ऑफ कोर्स ईरान कह रहा है वो सच्चा है, अमेरिका कह रहा है वो सच्चा है, आप किसे सच्चा पाते हैं सर? मुझे बहुत शुक्रिया तरा जतोई साहब। मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी सच बोल रहे हैं, और जो सच आप जानना चाहते हैं तरा जतोई साहब, उसकी अब जरूरत ही क्या है। जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के सदर कहते हैं उसे हमें मान लेना चाहिए, जो ईरान के सदर कह रहे हैं वो भी मान लेते हैं, जो नेतन्याहू साहब कह रहे हैं वो भी मान लेते हैं। सूरत हाल ये है कि जंगों का अंदाज बदल गया है, ये बात सारे लोगों को मालूम है अच्छी तरह के। अब जंगें जो है एक लिमिटेड स्केल से आगे बढ़ने वाली नहीं है। यूक्रेन और रूस की जंग हमारे सामने है, इससे भी ये साबित हो गया कि जंग एक लिमिटेड पैमाने पे ही, महदूद पैमाने पे ही की जाएगी। और अब खास तौर से पाकिस्तान और भारत की जंग और ईरान और इजराइल के दरमियान, बल्कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग हुई वो बड़ी लिमिटेड पैमाने पे हुई, या यूं समझ लीजिए कि एक दूसरे को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान या दुनिया भर के जो अवाम है, पाकिस्तान में रहने वाले और दुनिया भर में रहने वाले जो हैं, उनको सच्चाई जो है किसी न किसी तरह मालूम हो ही जाती है। अब देखिए, हम ईरान और इस्राइल जंग के हवाले से अगर बात करें तो मैं ये समझता हूं कि मजमूई तौर पे जिस तरह पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में फतह हासिल हुई थी और पाकिस्तान के वक़ार में, पाकिस्तान की अफवाज के वक़ार में जिस तरह इजाफा हुआ, इस जंग के नतीजे में ईरान के वक़ार में इजाफा हुआ। और जो एक मिथ थी इजराइल के बारे में कि इजराइल जो है वो बहुत ताकतवर है, वो एक न्यूक्लियर अनअनाउंस्ड न्यूक्लियर पावर है और उनका जो वो सेफ्टी डोम है वो भी बहुत मजबूत है और किसी तरह भी इजराइल पे हमला नहीं किया जाता। ये तमाम चीजें जो है खत्म हो गई। ईरान को कमजोर समझा जाता था, लेकिन आज मालूम हुआ कि ईरान ने 45 साल पाबंदियों के बावजूद बहुत शानदार तरीके से जो है अपनी कौम को तैयार किया और अपनी अफवाज को भी तैयार किया। बेशक उनकी एयरफोर्स कमजोर रही, लेकिन उनका हौसला जो है वो अमरीकी और इजरायली जो सेवनी हैं उन सबको शिकस्त फाश दे गया। मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पे खित्ते के जो मुसलमान ममालिक हैं उन्हें भी इससे बड़ा फायदा हुआ, इससे हौसला मिला है। पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में ही मैंने कहा था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को जवाब देना चाहिए और ईरान को भी हमें सहारा देना चाहिए, ये नुक्ता आप ही ने उठाया था। तो बिल्कुल बिलैन उसी तरह हुआ कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया को जिस तरह जवाब दिया और गजा के लोगों को जिस तरह हौसला मिला, इसके बाद ईरान ने जो है मजमूई तौर पे अगर हम इसको मुसलमानों के हवाले से देखें तो मैं समझता हूं कि ईरान ने पूरे आलम इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत की है। ईरान को विक्ट्री मिली और ईरान ने पूरे मुस्लिम उम्मा की खिदमत की है। अब्दुल्ला साहब, आपकी नजर में वॉर रिपोर्टिंग के डायनामिक्स, हकीकत क्या, अफसाना क्या? ईरान कह रहा है वो जीत गया, अमेरिका कह रहा है वो जीत गया, हाउ डू यू सी इट सर? I think Abdullah Saab, can you hear me? I think he cannot hear me. जी, अभी वो आपका दरमियान में मेरे ख्याल में आपके नेट का इशू है क्योंकि sorry, apologies, I apologize sir, please continue. जी, नहीं, कौन जीता जंग सर? आपका देखिए, मेरे ख्याल में विन तो ईरान ने ही किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जब हमला हुआ कतर के एयरबेस के ऊपर, अमेरिकन एयरबेस के ऊपर,
तो फिर जंग का सीज फायर का ऐलान तब किया गया। अगर ये होता जब फरदौ के ऊपर हमला हुआ था, इस्फहान के ऊपर और नेतन्स के ऊपर, और उसके बाद सीज फायर होता, तो हम ये कह सकते थे कि ये जंग जो है अमेरिका या इसराइल जीत गया है। लेकिन खुद अमेरिका ये बोल रहा है कि इसराइल ने जो है वो हमें रिक्वेस्ट की, और फिर जेडी वेंस जो हैं उन्होंने फोन किया वजीर आजम कतर को, अब्दुर्रहमान। आई थिंक हमारा इंटरनेट शायद फिर से तंग कर रहा है या उनका इंटरनेट। कौन जीता? अगर ईरान अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा है तो इससे बड़ी वाज़ेह बात नजर आ। राइट अब्दुल्ला साहब, इंटरनेट जो है ना वो सितारे गर्दिश में इंटरनेट के। जमीर हैदर साहब, आई विल ब्रिंग दिस क्वेश्चन टू यू, डिस्कशन टू यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपकी नजर में हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर। क्या आज के दौर में भी हम ये कह सकते हैं कि जबकि हर कोई कहता है, जो भी जंग लड़ता है, मैं जीत गया, आपकी नजर में कौन जीता सर? देखिए, वाज़ेह तौर पर जो तवक्को नहीं थी वो देखने को मिला। ईरान ने जिस तरह इजरायली हमले का जवाब दिया, उनका जो आयरन डोम था वो भी कुछ ना कर सका, और फिर उनके बड़े शहर टारगेट हुए, तेल अवीव, हैफा, और फिर उनकी ऑयल रिफाइनरीज टारगेट हुई, वो उनको नहीं बचा सके। और डोनाल्ड ट्रंप ने अगले रोज नेटो के जो उस पे फोरम पे हेग नेटो समिट में उसने जो बात की, उसने कहा कि आखिरी 2-3 दिन में तो इजराइल की ऐसी की तैसी फेर दी थी ईरान ने। तो भाई जब कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आखिरी 2-3 दिन में ईरान ने इजराइल की ऐसी की तैसी फेर दी थी, तो जंग तो फिर उसके साथ हुई, इजराइल के साथ हुई थी, और तो फिर विक्ट्री ऑब्वियसली ईरान के ऊपर है ही ना। और अब आप थोड़ा सा अगर टाइम को रिवाइंड करें तो आपको मालूम है जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो पहले यही था कि जनाब भारत बहुत तकड़ा है, और फिर जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर भारत के साथ जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं कि कितने जहाज गिरे, क्या नुकसानात हुए, सब कुछ सब सामने आ गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसी मुल्क को इंडिया के हवाले से ही बात की कि जी ये मतलब बाज आओ तुम, और तुमने अगर जंग करनी है तो फिर ट्रेड नहीं होगी और बिल्कुल खत्म करो। और अभी भी वही रवैया डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल के साथ है। तो दोनों मुल्क, यानी कि आई वुड से कि 2 months, 2 wars and 2 casualties. One is India and the other is Israel. यकीनन मैं मानता हूं कि जो ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अमेरिकन ने जाके बॉम्बिंग की, उसका भी कोई बड़ा इतना नुकसान नहीं हुआ, और ना बल्कि शुक्र है खुदा का कि जो टॉक्सिक या जो भी रेडिएशंस होनी थी वो नहीं हुई, और उनका जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो महफूज रहा, या जो भी हुआ। और उसके बाद फिर ईरान ने जो उसका जवाबी हमला दिया, और बाज़ाब्ता तौर पर जहां जहां पे अमेरिकन बेसेस थी, उन ममालिक को कहा कि जनाब आप अपने शहरी लोगों को वहां से हटा लें, क्योंकि हमने बेसिस पे अटैक करना है। और फिर वो अटैक हुआ, और उसके बाद जो है वो आपको मालूम है सीज फायर अनाउंस हुआ। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर ईरान के ऊपर अटैक के बाद सीज फायर होता तो फिर शायद डिफरेंट सिचुएशन होती। लेकिन अब 2 एविडेंस है हमारे पास ईरान के जीतने के, एक कि अमेरिकन बेस पे अटैक और उसके बाद सीज फायर का होना, और उसके बाद दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का खुद से ये मानना कि आखिरी 2-3 दिन के जो जंग थी इजराइल के साथ, ईरान ने उसका सत्यानाश कर दिया था इजराइल का। तो यकीनन फिर जिसने सत्यानाश किया है वही जीता है।